नमस्कार, बीएड सेकंड ईयर थर्ड पेपर और हम बात कर रहे थे संस्थागत नियोजन की। संस्थागत नियोजन जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है, उसकी परिभाषा के बारे में हम लोग जानते हैं। संस्थागत नियोजन मतलब कि संस्था जो इकाई समूह विद्यालय हो सकता है, कोई भी औद्योगिक इकाई हो सकती है, गतिविधि उसमें नियोजन यानी कि एक योजना, किसी भी संस्था के अंतर्गत योजनापूर्ण कार्य करने का जो तरीका होता है या उसके अंतर्गत उस समूह के अंतर्गत जो निहित योजना होती है वही संस्थागत नियोजन कहलाता है। इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे संस्थागत नियोजन की आवश्यकता, कि इस संस्थागत नियोजन की आवश्यकता क्यों है। लास्ट हमने दो आवश्यकता के अंतर्गत दो बिंदु पढ़े थे, जिसके अंतर्गत भूमि और जो आवागमन है उसको सुविधाजनक चलाने के लिए। तो भूमि, अगर एक नियोजित योजना होगी तो व्यक्ति उतनी ही भूमि का उपयोग करेगा या फिर उतनी ही भूमि खरीदेगा जितनी की आवश्यकता है। आवागमन के साधन, जितने साधन हमें आवश्यक हैं उन्हीं साधनों को खरीदा जाएगा, उतने ही साधन विद्यालय में, अगर हम उदाहरण विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में रखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास योजना है, हम योजना के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर भूमि और जो आवागमन के साधन है उनकी उपलब्धता किस प्रकार होगी, तो सुविधाजनक होगी, जितनी की सुविधा है उसी के अनुसार रखा जाएगा। इसके अलावा हमने देखा था कि संस्था की बिल्डिंग की बात की थी, कि संस्था में बिल्डिंग, एक तो भूमि की बात करें कि जमीन कितनी चाहिए, दूसरी बात है हमने बिल्डिंग की, जो भवन निर्मित किया गया है। तो अगर हम बात करें विद्यालय, तो 5वीं तक का विद्यालय है तो उसके लिए कम कक्षों की आवश्यकता होगी। यदि हम बात करते हैं 8वीं तक का विद्यालय जो कि उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत आता है, उसके लिए हमें कमरों की व्यवस्था अधिक करनी होगी। अगर हम माध्यमिक करते हैं तो और भी कमरों की आवश्यकता हो जाएगी, क्योंकि भवन की बात की जा रही है। तो और अगर उच्च माध्यमिक है तो पूरा विद्यालय ही जितनी आवश्यकता है उतने कमरों के अंतर्गत व्यवस्थित होगा। तो अगर एक योजना बनी होगी कि योजना के अनुसार, अगर हमने बात करी कि हम निर्माण कर रहे हैं कि यहाँ 5वीं तक का विद्यालय खोला जाएगा, तो एक योजना के अनुसार उतने ही कमरों का निर्माण किया जाएगा। अब हमने बात करी 5वीं तक के विद्यालयों की, लेकिन आगे से अगर ऑर्डर करता है कि 8वीं तक का विद्यालय आपको यहाँ खोलना है, तो क्या बिल्डिंग उपलब्ध रहेगी? तो बिल्डिंग हमारे पास नहीं रहेगी। तो इसीलिए एक योजना के अनुसार बिल्डिंग की व्यवस्था भी होती है। इसीलिए संस्था के अंतर्गत नियोजन की व्यवस्था को अपनाया जाता है, पूर्व में ही नियोजन कर लिया जाता है, जिससे कि बिल्डिंग भवन है उसका निर्माण उसी के अनुसार किया जाए। इसके अलावा तीसरी आवश्यकता है संस्था के कर्मियों की संख्या, संस्था के कर्मियों की संख्या, उनकी कार्य व्यवस्था, दूसरी बात, अगर हम बात करें तो संस्थागत नियोजन के अंतर्गत जो संस्था के कर्मी हैं उनकी संख्या, अगर हम उदाहरण विद्यालय के ले रहे हैं तो 5वीं तक के विद्यालय में 6 अध्यापक काफी है, तो योजना के अनुसार उतने ही अध्यापकों को लगाया जाएगा। अगर योजना है तो नियोजन का कार्य अगर किया गया है उस विद्यालय में, तो वहां पर उपरोक्त विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर ही अध्यापक लगाए जाएंगे और उनकी कार्य व्यवस्था कि कौन किस प्रकार का कार्य करेगा, ये सारा कार्य किसके अंतर्गत आता है, नियोजन के अंतर्गत। जब नियोजन किया जाता है तो नियोजन के आधार पर इन कार्यों की व्यवस्था होती है, इसीलिए नियोजन क्या है, आवश्यक है। अगला बिंदु है संस्था की वित्तीय व्यवस्था। संस्था की वित्तीय व्यवस्था संस्था की वित्तीय व्यवस्था तथा आय के स्रोत। वित्तीय व्यवस्था यानी धन की जो व्यवस्था है, धन आ रहा है जा रहा, वो सारी व्यवस्था किस प्रकार की है उसका लेखा जोखा करना, और आय के स्रोत मतलब कि कहां से धन प्राप्त किया जाएगा। संस्था तो हमने खोली है, लेकिन धन किस किस प्रकार से प्राप्त होगा वो सारा नियोजन
संस्था में शिक्षण कक्षा के अनुसार संस्था में शिक्षण अधिगम की उच्च कोटि की व्यवस्था, उच्च कोटि की व्यवस्था। देखिए, कक्षा के अनुसार मतलब कि जिस प्रकार की कक्षा है उसी प्रकार से संस्था में शिक्षण यानी पढ़ाया जाए, अधिगम यानी सीखा जाए। उसकी उच्च कोटि की मतलब कि हाई लेवल का सिखाना, बच्चों को सीखना सिखाना किस लेवल का हो, वो उच्च स्तर का हो। ऐसा नहीं कि सीखा तो सीखा, नहीं सीखा तो नहीं सीखा, पढ़ाया तो पढ़ाया, नहीं तो नहीं पढ़ाया, ऐसी स्थिति वहां पर नहीं होती है। नियोजन के माध्यम से क्या होता है, उच्च कोटि का शिक्षण और अधिगम किया जाता है। और वो किन आधारों पर किया जाता है, तो विषयों के अनुसार। यदि अगर हम ये कहें कि उपरोक्त विद्यालय बहुत अच्छा है, वहां पर विषयों के अनुसार शिक्षण कराया जाता है, बच्चे भी बहुत अच्छे तरीके से उन विषयों को जानते हैं, तो ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर संस्थागत नियोजन को अपनाया गया है। तो इसी कारण उस विद्यालय का क्या हो रहा है, नाम हो रहा है। तो संस्थागत नियोजन है वो शिक्षण अधिगम को उच्च कोटि की व्यवस्था के रूप में ले जाता है। और ये उच्च कोटि किस प्रकार बनती है, तो विषयों के अनुसार बनती है, विद्यार्थियों के अनुसार बनती है। अब विद्यार्थियों के अनुसार क्योंकि विद्यार्थी हैं जो शिक्षण का इतना अच्छे तरीके से होता है, इतना व्यवस्थित होता है कि विद्यार्थी हैं वो हमेशा मेरिट में आते हैं, या फिर ये कहें कि उनकी जो प्रतिभा है वो आगे उजागर होती है, और वो प्रतिभाशाली बालकों के कैटेगरी में बालक आ जाते हैं। तो विद्यार्थियों के अनुसार अध्यापकों के अनुसार फिर है अवधि के अनुसार शिक्षण अधिगम। इसके अलावा विद्यालय वित्त व्यवस्था के अनुसार उच्च कोटि का जब बनाया जाता है शिक्षण अधिगम को, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की जाती है। किसके अंतर्गत, संस्थागत नियोजन के अंतर्गत। एक विद्यालय यदि संस्थागत नियोजन को अपनाता है तो वो शिक्षण और अधिगम की उच्च कोटि को बनाने के लिए इन बातों का ध्यान रखता है, या फिर इन्हीं आधारों को लेकर वो चलता है। जैसे कि अध्यापकों के अनुसार, तो अध्यापक है वहां पर विषय के अनुसार अध्यापक को लगाना, अध्यापक है वो अनुभवी अध्यापकों को लगाना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, नियोजन का कार्य हो रहा है, योजना बनाई जा रही है। तो योजना के अंतर्गत ये प्रावधान रखा जाएगा कि उपरोक्त विषय के लिए इस प्रकार की क्वालिफाइड स्टाफ को लगाना होगा, और जो कि अनुभवी अध्यापक हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। फिर है अवधि के अनुसार। अवधि मतलब कि जो समय निश्चित किया गया है विद्यालय का, वो इसी प्रकार से मेंटेन होता है कि जिससे कि जो शिक्षण अधिगम है वो उच्च कोटि का बने। इसके अलावा विद्यालय वित्त व्यवस्था के अनुसार विद्यालय के पास कितना धन है, कितना व्यय कर सकता है, और कितना विद्यार्थियों से उन्हें लेना है, ये सारी व्यवस्था भी शिक्षण अधिगम को उच्च कोटि को दर्शाती है। इसके अलावा भारत है वो एक विकासशील देश है। भारत एक विकासशील देश है, क्योंकि विकास हमारे यहाँ निरंतर चल रहा है। विकासशील देश है। संसाधनों की कमी है, संसाधनों की कमी है। अतः संस्थागत नियोजन आवश्यक है। अब दूसरी दृष्टि क्या देखिए,
आवश्यकता कि भी कहाँ पर ये आवश्यक है। अब है कि किस रूप में ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला बिंदु है राष्ट्र की समूची शिक्षा प्रणाली को एक ही स्वरूप प्रदान करना। देखिए, राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली को एक ही स्वरूप प्रदान करने के लिए संस्थागत नियोजन आवश्यक है। भाई ऐसा हो कि सभी विद्यालय हैं, सभी यूनिवर्सिटियां हैं, वो अपने अनुसार कार्य करें, तो क्या हम शिक्षा को एक स्वरूप दे सकेंगे? तो शिक्षा का एक स्वरूप नहीं हो पाएगा। वो कैसे कि सब अपनी मर्जी से सभी प्रकार से शिक्षा देने लग जाएंगे। कोई है जैसे कि हम लोग शिक्षा की अगर बात करते हैं तो कोई 10वीं है वो बच्चा प्राइवेट से करता है, कोई रेगुलर करता है, कोई एक्स में करता है, कोई स्टेट ओपन से करता है, कोई ओपन यूनिवर्सिटी से करता है, या फिर कोई पत्राचार से करता है। इस प्रकार से ये एजुकेशन दे रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि सभी के नियम बने हुए हैं, उन नियमों से चल रही है शिक्षा। यदि अगर हमें शिक्षा का स्वरूप एक ही करना है तो उसके लिए क्या होगा? एक नियोजन करना होगा, एक योजना बनानी होगी, और वो योजना वो सभी को दे दी जाए। ठीक है, उसमें लचीलापन हो सकता है, क्योंकि भाई स्थानीय स्तर पर कुछ बदलाव करने होते हैं, तो उसके लिए लचीलापन होना आवश्यक है। लेकिन जो शिक्षा प्रणाली है उसको एक ही स्वरूप प्रदान करने के लिए क्या करना होगा? संस्थागत नियोजन है वो महत्वपूर्ण है। उसी के कारण वो महत्व रखती है, उसी के कारण एक ही स्वरूप हम प्रदान कर सकते हैं। अगर हम बात करें शिक्षण की, एक विद्यालय के अंदर शिक्षण की बात कर लेते हैं, तो ये नियोजन किया गया है। अगर नियोजन पूर्व में नहीं हो, अगर हम विद्यालय के अंदर टाइम टेबल का निर्माण नहीं करें और अध्यापक को बोले आप पढ़ाने जाओ, तो कौन अध्यापक किस विषय को पढ़ा रहा है, कब पढ़ा रहा है, किस प्रकार पढ़ा रहा है, तो वो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। प्रधानाचार्य से अगर पूछा जाए कि आपके विद्यालय में कौन अध्यापक किस विषय को पढ़ाते हैं, तो वो भी जवाब देने के लिए उच्च अधिकारियों को जवाब देने के लायक नहीं रहेगा, वो जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन वही नियोजन के अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे हैं? टाइम टेबल का निर्माण कर रहे हैं, कक्षावार, विषयवार, अध्यापकवार समय सारणी का निर्माण किया जाता है। तो उससे क्या होगा कि कौन सा अध्यापक किस समय किस कक्षा में किस विषय को पढ़ा रहा है, ये सारी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। इससे संपूर्ण विद्यालय की जो कार्य प्रणाली है वो एक ही समय में एक ही प्रकार की चलती है। और उसी प्रकार से हम शिक्षा की बात करें तो समूची राष्ट्र में, पूरे भारत राष्ट्र के अंतर्गत शिक्षा का जो परिदृश्य हमें देखने को मिलता है वो एक किस लिए है? क्योंकि सभी जगह संस्थागत नियोजन को अपनाया गया है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। संस्थागत नियोजन द्वारा शिक्षा में सुधार संभव है। अब महत्व, दूसरा महत्व क्या है कि शिक्षा में सुधार, क्योंकि हम योजना बना के कार्य कर रहे हैं, तो हमने पहले क्या प्राप्त किया, हमारी जो फीडबैक है वो हमें पहले क्या मिले थे, उसी के आधार पर अब हम नई योजना बनाएंगे, उसी के आधार पर कार्य करेंगे। तो यहाँ पर सुधार अपेक्षित है। क्या जो गलती हमने पहले की थी वो अब हम करेंगे, तो वो अब हम नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या है? सुधार किया जा सकता है। तो सुधार की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आर्थिक व्यवसायिक तकनीकी सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में उच्चतम नियोजन प्रदान करना। आर्थिक, व्यावसायिक, तकनीकी, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्रों में उच्चतम नियोजन प्रदान करना। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है?
श्रम तथा अनुशासन, श्रम तथा अनुशासन के महत्व को सामने रखते हुए श्रम तथा अनुशासन के महत्व को सामने रखते हुए समाज का मार्गदर्शन करना, समाज का मार्गदर्शन करना। तो ये क्या कह रहा है कि श्रम और अनुशासन, श्रम मतलब कि मेहनत करना, किसी भी कार्य को करने के लिए ऐसे नहीं रहता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। यदि श्रम करना मतलब कि किसी भी प्रकार का जो कार्य दिया जाए उस कार्य को अपना समझकर या फिर ये कहें कि उसे इजीली सरल वे में लेते हुए उस कार्य को करना और अनुशासित होकर कार्य करना। अब इन दोनों चीज को महत्व को सामने रखते हुए समाज का मार्गदर्शन करना, समाज को बताना। अगर एक नियोजन के अंतर्गत श्रम को, मेहनत को बताया जाए और अनुशासन को ध्यान में रखा जाए, तो अगर हम नियोजन करते हैं तो वहां पर श्रम का महत्व और किस प्रकार अनुशासित होकर वो श्रम हमें करना है, वो सारी चीजें सीखने को मिलती है। वो सारा महत्व अगर हम देखें तो संस्थागत नियोजन के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा व्यक्तियों की संख्यात्मक विकास के साथ साथ गुणात्मक वृद्धि करना। देखिए, संस्थागत नियोजन है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो संस्थागत नियोजन है वो केवल व्यक्तियों की संख्या नहीं बढ़ाता है। जैसे कि विद्यालय है तो विद्यालय में विद्यार्थियों को भी भर लिया, नहीं से विद्यार्थियों को प्रवेश दे दिया और अध्यापक भी बहुत सारे रख लिए, लेकिन वहाँ पर अध्यापकों में गुणवत्ता नहीं है। ठीक है, तो जो संस्थागत नियोजन योजना बनाएंगे तो वहाँ पर हम जितनी संख्या में अध्यापक लाएंगे वो प्रशिक्षित अध्यापकों को लाएंगे, या फिर अगर नहीं प्रशिक्षित है तो प्रशिक्षण दिया जाएगा समय समय पर। तो ये जो संस्थागत नियोजन है वो इस बात को बताता है कि केवल यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि नहीं की जाएगी कि एक अध्यापक था, देखा कि बच्चे का एडमिशन बहुत सारे हो रहे हैं तो 4 अध्यापक लिया है, तो ऐसी बात नहीं है। वो उसके अंदर गुणात्मक वृद्धि भी करेंगे कि जिस प्रकार हमने एक अध्यापक को तैयार किया है उसी प्रकार हम उससे संबंधित और अध्यापकों को तैयार करें। तो एक योजना बनाई जाएगी, तो योजना के अनुसार जहाँ एक अध्यापक को ट्रेन किया जा रहा था वहाँ पर और अध्यापकों को ट्रेन किया जाएगा। और अगर विद्यार्थियों की हम बात करें तो विद्यार्थियों के अंतर्गत जो मौलिक गुण है, जो राष्ट्र के प्रति मूल्यों के विकास करना है, उन मूल्यों का विकास भी संख्या के साथ साथ उनके अंदर गुणात्मक वृद्धि के अंतर्गत किया जाता है। तो ये बात है महत्व की, संस्थागत नियोजन का महत्व। अब हम बात करेंगे संस्थागत नियोजन के क्षेत्र, संस्थागत नियोजन के क्षेत्र। अगर हम संस्थागत नियोजन के क्षेत्र की बात करें तो क्या क्षेत्र, किस क्षेत्र में किया जाता है संस्थागत नियोजन? अब विद्यालय है, विद्यालय के अंतर्गत कहाँ पर योजनाएं बनाई जाती है? क्या उसका कोई क्षेत्र है? तो नहीं। अगर हम बात करें तो विद्यालय के अंतर्गत कब विद्यार्थी आएंगे, कब जाएंगे, इसका नियोजन अलग है। कब अध्यापक आ रहे हैं, कब अध्यापक जा रहे हैं, उसका नियोजन अलग है। इसके अलावा कौन सा अध्यापक कौन सा कालांश
संस्थागत नियोजन, संस्थागत नियोजन किसी भी संस्था के विकास के लिए एक प्रकार की अनुशासित प्रक्रिया है, एक प्रकार की अनुशासित प्रक्रिया है। मतलब कि जब संस्थागत नियोजन है वो क्षेत्र की अगर बात कर रहे हैं तो ये अगर क्षेत्र के अंदर ये क्या है, अनुशासित है, इसको एक अनुशासन की दृष्टि से फैलाया जा सकता है या फिर उस नियोजन को अपनाया जा सकता है। दूसरी बात, इसके माध्यम से व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र के विकास, समाज तथा राष्ट्र के विकास की उच्चतम सीमाओं तथा शिखर को प्राप्त करता है, देखिए अगली बात ये है कि इसकी कोई सीमा तो नहीं है, लेकिन ये इसके माध्यम से व्यक्ति है वो समाज और राष्ट्र के विकास की उच्चतम सीमाएं, जो सबसे श्रेष्ठ विकास हो। अगर विद्यालय की बात करें तो विद्यालय ऐसे नियोजन को अपनाएगी, उसका कोई क्षेत्र नहीं है, लेकिन वो ऐसे नियोजन को अपनाएगी कि जिससे कि उस विद्यालय का विकास हो। ठीक है, विकास की सबसे उच्चतम कि भाई हमारा जो विद्यालय है वो बाकी सारे विद्यालयों से उच्च कैटेगरी के अंतर्गत आए। तो यही बात है कि इसके माध्यम से समाज और राष्ट्र के विकास की सीमाओं तथा शिखरों को प्राप्त करना। ठीक है, तो नेक्स्ट बिंदु है अतः संस्थागत नियोजन, संस्थागत नियोजन की क्षेत्र की परिसीमन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब व्यक्ति है वो समाज और राष्ट्र के विकास को ध्यान में रखकर उच्चतम सीमाओं या शिखरों को प्राप्त करना चाहता है, मतलब कि अपनी जो कैटेगरी है वो
एवं महत्व को समझाइए। संस्थागत नियोजन की आवश्यकता और महत्व को समझाइए। ये आपको गृह कार्य के रूप में अपने उत्तर पुस्तिका में आंसर लिखना है। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क पहने या फेस को कवर करके जाएं। बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखें। यदि आप सार्वजनिक स्थल पर जाते हैं तो हाथों को बार-बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।